Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius. And after completing the brachial plexus, we have to talk about the two clinicals of the brachial plexus, जिसमें से हमने एक पढ़ लिया कौन सी, अर्ब्स पैल्सी, जो अर्ब्स पॉइंट डैमेज होने की वजह से होता था. नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लम्स्की पैल्सी, जो कि लोअर ट्रंक डैमेज होने से होता है. अच्छा सुनो, अर्ब्स आइदर देयर इज अ डैमेज टू द अपर ट्रंक, जिसकी वजह से क्या होता था अर्ब्स पैल्सी, और देयर इज अ डैमेज टू द लोअर ट्रंक, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लम्स्की पैल्सी. तो इसमें कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व है, C8 एंड द T1 इज द इन्वॉल्व. नाउ इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या डैमेज, क्या क्या कंडीशन हो सकती है. सो दीज आर द कंडीशन जो हमें पढ़ना है. क्लॉ हैंड, सिंपैथेटिक लॉस ऑफ द फेस, वेजोमोटर चेंजेस एंड द ट्रॉपिकल चेंजेस. ठीक है, अभी ये बता रहा हूँ, ये सब पढ़ना है मुझे, बताता हूँ तुम्हें सारी चीज़ें. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस क्लम्स्की पैल्सीज. सेम जो कॉजेज थे ना अर्ब्स पैल्सी के, जो कॉजेज अर्ब्स पैल्सी के थे ना, वो भी क्या होगा, क्लम्स्की पैल्सी का होगा. तो बर्थ इंजरी, जैसे बेबी डिलीवरी के टाइम हाथ जोर से खींच दिया तो क्या होता है, देयर इज अ डैमेज, टेंडेंसी टू डैमेज द ब्रेकियल प्लेक्सस. और एक्सीडेंट, सपोज कहीं से आप गिर रहे हो, राइट, आप कहीं से गिर रहे हो और अचानक आपने कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश की, तो जब आप पकड़ते हो तो ऐसे आपका हाथ पूरा खिंच जाएगा ना, तो ये हाथ खींचने की वजह से नीचे आर्म पिट में क्या हो जाता है, प्रेशर पड़ता है. तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू डैमेज द ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट. So there are different reasons by which the there can be damage to the brachial plexus, right. जिसकी वजह से क्या होता है, क्लम्स्की पैल्सी होता है. नाउ इसमें रूट वैल्यू कौन कौन सी इन्वॉल्व है, C8 एंड T1. नाउ अब सुनो, median nerve, radial nerve and ulnar nerve, all this nerve contains C8 and T1 रूट वैल्यू. क्यों, देखो मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या होता है, C5, C6, C7, C8 एंड T1. अल्नर नर्व का क्या होता है, C7, C8 एंड T1. तो तीनों नर्व्स में क्या आते हैं, C8 एंड T1 आएगा, राइट. तो अगर ये रूट खराब हो गई है ना, ये रूट वैल्यू खराब हो गई, ये रूट डैमेज हो गया, तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट. पर क्लम्स्की पैल्सी में क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज हमें मीडियन नर्व के बारे में पढ़ना है और अल्नर नर्व के बारे में पढ़ना है, राइट. क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, दीज टू नर्व्स सप्लाइज द इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड. इंट्रेंसिक मसल क्या, जो कि सिर्फ हाथ के मसल्स है. इंट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, उस जगह की अपनी, राइट. सो जो हाथ की मसल्स है ना, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, दे आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एंड द अल्नर नर्व. तो अगर ये रूट डैमेज हो गई तो मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगा, अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगा, तो देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड्स. ठीक है. नाउ दिस टू नर्व सप्लाइज द इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड, राइट. कौन कौन से मसल होते हैं, लंब्राइकल्स, डोर्सल इंट्रोसिया एंड द पाल्मर इंट्रोसिया. और इन तीनों का वैसे तो अलग अलग फंक्शन होता है, ये तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट कॉमन एक्शन क्या होता है इन तीनों का, जब ये तीनों मसल काम करेंगे एक साथ, तो इन तीनों का कॉमन एक्शन क्या होगा. सो दिस इज द कॉमन एक्शन. अरे भाई सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ बोल रहा था कि मैं मीडियन नर्व, अल्नर नर्व है, ये क्या करते हैं, इट सप्लाइज द इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड. कौन कौन से मसल होते हैं, लंब्राइकल, डोर्सल इंट्रोसिया एंड द पाल्मर इंट्रोसिया. ये तीनों का अलग अलग काम होता है, पर जब ये तीनों कॉमन एक्शन करते हैं ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर जब ये एक्शन करते हैं, तो इनका कॉमन एक्शन होता है. और वो कॉमन एक्शन क्या है, सो दिस इज द कॉमन एक्शन ऑफ द, ऐसे 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 बाबा जी का ठुल्लू नहीं बनाना, ऐसे, ये क्या है, दिस इज द कॉमन एक्शन ऑफ द ऑल थ्री और द इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड. मैं दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, सी दिस इज फैलेंजेस. आपको पता है ना, हाथों में क्या होता है, दिस आर द फैलेंजेस. और ये क्या है, मेटाकार्पल्स. यहाँ पे कार्पल्स होता है ना, हैमेट, कैपिटेट, लूनेट, ये सारे कार्पल्स हो गए. उसके बाद 5 होते हैं मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स. उसके बाद आते हैं फैलेंजेस. ठीक है. तो मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट. ये मेटाकार्पल्स है ना, तो मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स. और इनके बीच में जैसे जॉइंट होता है ना, फैलेंजेस के बीच में, ये 3 फैलेंजेस होते हैं ना, फैलेंजेस 1 2 3, 3 फैलेंजेस हो गए, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड द डिस्टल फैलेंजेस. ऐसे होता है ना, तीनों का नाम क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल, जो पास होता है उसका प्रॉक्सिमल, मिडल वाले को मिडल और दूर वाले को डिस्टल. सो दीज आर द फैलेंजेस. अगर इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट. इनके बीच में क्या होता है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट. और इसके बीच में क्या होगा, मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट. अब सुनो, ये एक्शन करने का मतलब क्या है, जो ये फैलेंजेस है, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है. सो देयर इज ए एक्सटेंशन ऑफ द
interphalangeal joint. See, there is a extension of the interphalangeal joint. ये phalangeal joints है ना, तो there is a extension of the interphalangeal joints. Now, ये क्या बताया था मैंने? मेटाकार्पल्स है ना, और ये क्या बताया था? phalanges. तो मेटाकार्पल और phalanges के बीच में क्या जॉइंट है? See, there is a flexion. इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फ्लेक्शन. So there is a flexion between the metacarpal and the phalangeal joints. So there is a flexion at the metacarpal and the flexion at the metacarpophalangeal joints. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, इनके बीच में क्या है? फ्लेक्शन, और इनके बीच में क्या है? एक्सटेंशन. अब सुनो, ये तो नॉर्मल हो गया ना, दिस इज नॉर्मल कहानी. मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में क्या बताया? अगर कोई नर्व डैमेज होती है और वो नर्व किसी मसल को सप्लाई करती है, तो वो मसल क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी, राइट. और पैरालिसिस होने के बाद क्या होता है? अपोजिट एक्शन होता है. सो इफ़ कोई मसल कोई एक्शन करती है, जैसे डेल्टॉइड क्या करती थी? डेल्टॉइड करती थी एबडक्शन. तो अगर डेल्टॉइड पैरालाइज हो गई तो क्या हो जाएगा? एडक्ट हो जाएगा शोल्डर, राइट. शोल्डर क्या हो जाएगा? एडक्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर अभी ये एक्शन है तो ये मसल्स तो पैरालाइज हो गए, तो अपोजिट एक्शन होगा. तो अपोजिट एक्शन कैसे होगा? वन बाय वन करते हैं. पहले ये क्या था? मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स. ये क्या है? मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स. इनके बीच में क्या हुआ है? फ्लेक्शन हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन. सो सी, देयर इज अ एक्सटेंशन. ऐसे था ना, दिस इज फ्लेक्शन. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के बीच में क्या है? फ्लेक्शन. तो इसका अपोजिट एक्शन हो जाएगा. अपोजिट एक्शन का मतलब क्या? देयर इज अ एक्सटेंशन. सो दिस इज एक्सटेंशन. अब नाउ फैलेंजेस के ऊपर आते हैं. फैलेंजेस में क्या हुआ पड़ा था पहले? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन एट द, देखो ऐसे था ना पहले, तो एक्सटेंशन एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स. तो हमने इसका तो एक्सटेंशन कर दिया, अब इसका फ्लेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्सटेंशन था. देखो यहाँ पे पहले क्या है? एक्सटेंशन. तो अब इसका क्या कर देंगे हम? फ्लेक्शन. सो देख, फ्लेक्शन कर दिया ना. सो दिस इज हाउ द हैंड वुड लुक लाइक. सी, हमने क्या किया? जो इंटरफैलेंजेस, देखो ये क्या है? इंटरफैलेंजियल जॉइंट. यहाँ पे क्या है? एक्सटेंशन. तो इसको क्या करेंगे हम? फ्लेक्शन कर देंगे. सो दी इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, यहाँ पे क्या कर दिया? फ्लेक्शन कर दिया, है ना. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. यहाँ पे क्या था? फ्लेक्शन था. तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एक्सटेंशन कर देंगे. सो देयर इज अ एक्सटेंशन. सो दिस इज व्हाट. नॉर्मल एक्शन क्या करते हैं? ऐसा. डिफॉर्मिटीज क्या हो जाएगी? ऐसा. नॉर्मल एक्शन इज लाइक दिस, डिफॉर्मिटीज इज लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड क्लॉ हैंड. दिस इज कॉल्ड क्लॉ हैंड. ठीक है, समझ आया क्या आपको? पहली डिफॉर्मिटीज क्या बता रहा था? क्लब्स पैल्सी में क्या होता है? देयर इज अ रूट वैल्यू इन्वॉल्वमेंट C8 and T1. इनकी वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है? मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है. क्लब्स पैल्सी में क्या इंपॉर्टेंट है? मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि दीज टू नर्व्स विल सप्लाई द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड. और उनका फंक्शन क्या होता है? कौन कौन से मसल होते हैं? लंब्राइकल्स, डोर्सल एंड द पाल्मर इंट्रोशियाई मसल्स. इनका कॉमन एक्शन क्या होता है? इनका कॉमन एक्शन इज लाइक दिस. अगर ये मसल पैरालाइज्ड हो गई तो अपोजिट एक्शन हो जाएगा. तो जहाँ पे एक्सटेंशन था वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन. और जहाँ पे फ्लेक्शन था वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन. तो ये हो जाएगी ऐसे. इसका नाम क्या है? क्लॉ हैंड. समझे क्या बाबा? ये है क्लॉ हैंड. समझ आया क्या? नाउ मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये दोनों रूट वैल्यू के डैमेज की वजह से हमें 4 चीज़ें पढ़नी है. 4 चीज़ों में से एक चीज़ तो हमने पढ़ ली. क्या पढ़ ली हमने? क्लॉ हैंड पढ़ ली. नाउ सिंपैथेटिक लॉस ऑफ द फेस. अच्छा, सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? फाइट एंड फ्राइट वाला सिचुएशन. या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, है ना. तो मैं तो भाई भाग जाता हूँ, लड़ाई कौन करता है? सो दिस इज सिंपैथेटिक सिचुएशन. अच्छा, सिंपैथेटिक सिचुएशन ऑफ फेस. तो हम सिर्फ फेस के बारे में बात करेंगे. अच्छा, क्यों होता है? सी, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ T1. अगर आपको पता होगा तो थोरैको लंबर आउटफ्लो, मतलब क्या बोल रहा हूँ? ये आपका ब्रेन हो गया ना, मतलब ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, है ना. और इसमें से क्या निकलती है? नर्व्स निकलती है. तो हमें पता है हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स होती है, थोरैसिक नर्व होती है, लंबार नर्व्स होती है एंड द सैक्रल नर्व्स होती है. जो थोरैक्स एंड लंबार के जो नर्व्स होते हैं ना, थोरैको लंबार नर्व्स, दे आर द सिंपैथेटिक नर्व्स. क्या होते हैं वो? सिंपैथेटिक नर्व. सो तो थोरैसिक एंड द लंबार जो नर्व है ना, वो क्या है? सिंपैथेटिक नर्व है. तो देखो यहाँ पे T1 डैमेज हो गया, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व डैमेज हो गई. सो देयर इज अ डैमेज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व. और जो T1 नर्व होती है ना, दिस इज गोइंग टू सप्लाई द फेशियल एक्सप्रेशन. तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? खराब हो जाते हैं. इसलिए बोलते हैं देयर इज अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन ऑफ फेस. देयर इज अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन ऑफ फेस. नाक साफ कर लो, मैं मर जाऊंगा नाक साफ कर करके ना. अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ ये क्या हुआ है. सी, जिसको समझ नहीं आया ना वो एक बार ये बुक भी पढ़ना, ठीक है. ये वाली लाइन जरूर पढ़ना. पॉज करो, पढ़ो. क्या लिखा है? हॉर्नर सिंड्रोम. हॉर्नर सिंड्रोम, इफ T1 इज इंजर्ड.
क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर T1 रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी। मुझे पता है, मैंने बुक काट के निकाली भाई, बीमार हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, इतना लिखने का टाइम नहीं मेरे पास। सो इफ़ T1 इज़ इंजर्ड, अगर T1 इंजर्ड हो जाएगी तो क्या होगा, देर इज़ अ, ये कहानी तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ लेना, ठीक है। देर इज़ क्या हो जाएगा, देर इज़ टॉसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनाप्थालमोस एंड लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ये 5 चीज़ें होगी, ठीक है। कौन कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 5 चीज़ें होती है किसकी वजह से, जब T1 नर्व डैमेज होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम। पहले मुझे हॉर्नी सिंड्रोम लगता था फर्स्ट ईयर में, पर ये हॉर्नर सिंड्रोम है। तो क्या बोल रहा हूँ, हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम इज डैमेज ऑफ द T1 नर्व। अगर T1 नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। और हॉर्नर सिंड्रोम में क्या क्या 5 चीज़ें देखने को मिलती है, टॉसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनाप्थालमोस एंड द लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अभी दिखाता हूँ क्या होता है वो। सी टॉसिस का मतलब क्या होता है, ये और ये वाली आँख देखो, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाली नॉर्मल खुली पड़ी है, पर इसका अपर आईलिड क्या हुआ है, ड्रॉप हो चुका है। इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, इसको बोलते हैं टॉसिस। मतलब ये जो अपर आईलिड है ना, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। जब हम हेड नेक पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी देखेंगे, जब थर्ड नर्व डैमेज होती है ना, तो ऐसे ही होता है। फोर्थ नर्व, थर्ड नर्व डैमेज होती है तो ऐसे होता है। तो जो हमारा अपर आईलिड है ना, ये अपर आईलिड है, वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड इज कॉल्ड टॉसिस, ठीक है। नाउ मायोसिस का मतलब क्या होता है। अब दूसरा क्या पॉइंट है, मायोसिस, सुनो, वो सेल डिवीजन वाला मायोसिस नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग अलग है। अब सुनो, ये आंखें और ये आंखें प्यारी प्यारी है ना, ब्लू आइज, इनमें ध्यान से देखो क्या है, इसका जो पीपल है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर का, इसमें बड़ा वाला है, इसमें लार्ज है, पर इसका जो पीपल है वो क्या है, छोटू सा है। सो दिस इज लार्ज वाला पीपल, इसमें छोटू वाला पीपल। तो ये जो पीपल है ना, छोटा वाला पीपल, इसको बोलते हैं मायोसिस। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पीपल को क्या बोलते हैं, मायोसिस। रिलैक्सेशन ऑफ द पीपल को क्या बोलते हैं, हाइड्रासिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब पीपल का साइड छोटा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं। और जब पीपल का साइड बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, माइड्रासिस बोलते हैं। अब तुम थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ, कौन सी नर्व डैमेज हुई है, कौन सा सिस्टम डैमेज हुआ है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया है, डैमेज हुआ है। सिंपैथेटिक सिस्टम डैमेज हुआ है ना। और मुझे ये बताओ, जब सिंपैथेटिक सिस्टम आता था तो 11th में क्या पढ़ा है तुमने, जब वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर था ना, उसमें क्या था, जब भी सिंपैथेटिक नर्व डैमेज होती है, सिंपैथेटिक, जब भी कुत्ता या फिर शेर तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पीपल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा पीपल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि तुम्हारे आंखों में ज़्यादा लाइटें जाए, है ना। तो ज़्यादा लाइटें जाए ताकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखे। पर अगर सिंपैथेटिक नर्व डैमेज हो गई तो मायोसिस नहीं, पीपल डायलेट नहीं होगा, है ना। पीपल डायलेट नहीं होगा तो क्या होगा, अपोजिट एक्शन, है ना। तो अपोजिट एक्शन क्या होगा, मियोसिस। समझ आया क्या। तो दिस इज मियोसिस, जिसमें क्या होता है, पीपल का साइज छोटा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनहाइड्रोसिस। अब सुनो, हाइड्रोसिस का मतलब क्या होता है, स्वेटिंग। अब ऐसा मैं पसीना निकलना, तो हाइड्रोसिस का मतलब होता है स्वेटिंग, है ना। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर तुम स्वेट करोगे ना, तुम्हारी बॉडी कूल होगी। कैसे, हीट लॉस होता है। स्वेटिंग से क्या होता है, हीट लॉस होता है। नाउ एन का मतलब नहीं हो रहा, तो एनहाइड्रोसिस का मतलब हीट लॉस नहीं हो रहा, देयर इज नो स्वेटिंग, है ना। तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, है ना। तो देयर इज अ ड्राइनेस ऑफ द स्किन। नाउ उसके बाद आता है एनाप्थालमोस। ऑफ्थैल्मोस का मतलब होता है आई, मतलब ऑफ्थैल का मतलब होता है आईज, ठीक है। एन का मतलब अंदर घुसना। सो देयर इज एनाप्थालमोस, मतलब सिंकिंग ऑफ आई इन द सिंकिंग ऑफ आई डीपर इनटू द आई सॉकेट और द ऑर्बिट। जो ये है ना, जिसमें आंखें होती है, इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। तो आँख अंदर चली जाती है ना, जैसे कि 4-5 दिन ना सो तो क्या होती है, आंखें अंदर चली जाती है। हमको कहते हैं ना, आंखों के आसपास कट्ठा बन गया, तो आंखें क्या हो जाती है, अंदर जाने लगती है। उसको बोलते हैं एनाप्थालमोस, है ना। सिंकिंग ऑफ द आइज डीपर इन द आई सॉकेट, इसको बोलते हैं एनाप्थालमोस। नाउ नेक्स्ट चीज इज लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया इधर, हमने टॉसिस देख लिया, म्यूसिस देख लिया, एनहाइड्रोसिस मतलब स्वेटिंग नहीं होगी, एनाप्थालमोस मतलब आंखें अंदर घुस जाएंगी, लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, ये फिजियो का प्रैक्टिकल उसमें समझ आ जाएगा क्या होता है। अभी ट्राई करो, ठीक है, अपने किसी दोस्त को बैठाओ और उसके यहाँ पे जो ये मसल है ना, ट्रेपेजियस, उसकी आंखों में देखो और ये वाली मसल जोर से दबा दो, उसका पीपल डायलेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ये प्रैक्टिकल है फिजियो में, उसका लॉस हो जाता है ना। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें होती है किसमें, हॉर्नर सिंड्रोम में। हॉर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या था, देयर इज अ डैमेज टू द T1 नर्व, उसकी वजह से टॉसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनाप्थालमोस एंड द लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। नाउ देयर इज अ वेजोमोटर चेंज। स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी मैं भूल गया चार्ज करना,
5% बैटरी बाकी है, अगर जल्दी नहीं रिकॉर्ड किया तो ये सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अब सुनो वेजोमोटर चेंजेस। वेजोमोटर चेंजेस क्या, अब सुनो, हमें पता है ना व्हेन देयर इज अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना। जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, व्हेन देयर इज अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। पर अगर सिंपैथेटिक लॉस हो जाएगा क्योंकि T1 नर्व डैमेज हो गई, T1 नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, देयर इज अ सिंपैथेटिक लॉस, उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट एक्शन। पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होता था, अब क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। अच्छा, अब वेजो डायलेशन हुआ तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी वार्म हो जाएगा। जिसको ये पॉइंट नहीं समझ आया, फिजियो का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, हीट रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, वहाँ पे समझ लेना। अभी ये इतना याद रखो, देयर इज अ वेजोमोटर चेंजेस। वेजोमोटर चेंजेस में क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपोजिट एक्शन। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज की वजह से क्या होता था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन, उसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल चेंजेस। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऊपर जैसे कि लैंड्स है ना। ट्रॉपिक का मतलब होता है सरफेस। सो ट्रॉपिकल चेंजेस, बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होगा, तो स्वेटिंग नहीं हो रही तो ड्राई हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्केली स्किन, सो ड्राइनेस एंड द स्केली स्किन। उसकी वजह से क्या होगा, नेल क्रैक्स हो जाएंगे, नेल भी क्या हो जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे, मतलब अरे कुछ नहीं, क्रैकिंग ऑफ द नेल क्या बताओ उसमें ना। उसकी वजह से क्या होगा, और क्या होगा, देयर इज एट्रोपी ऑफ द प्लम्प ऑफ द फिंगर। अच्छा, दीज आर द प्लम्प ऑफ द फिंगर, है ना। इस पे ऊपर एक लेक्चर बनेगा पूरा, प्लम्प ऑफ द फिंगर के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनेगा इसमें, हैंड में। तो दिस इज कॉल्ड प्लम्प ऑफ द फिंगर। और एट्रोपी का मतलब क्या होता है, लो बैटरी गई भाई, कोई बात नहीं। प्लम्प ऑफ द फिंगर और एट्रोपी ऑफ द फिंगर, सॉरी, एट्रोपी का मतलब क्या होता है, एट्रोपी का मतलब होता है कि एट्रोपी का मतलब होता है देयर इज अ डिक्रीज इन द मसल मास, है ना। या फिर ऐसे बोल दो, जो आपका मसल होता है ना, उसकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, और उसमें क्या होता है, जो मसल की स्ट्रेंथ होती है ना, वो भी कम हो जाती है, और मसल मास भी कम हो जाता है, एट्रोपी, है ना। एट्रोपी उसको बोलते हैं एट्रोपी। तो डिक्रीज इन द प्लम्प ऑफ द एट्रोपी ऑफ द प्लम्प ऑफ द फिंगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कौन कौन सी, इतनी। जब T1 C8 एंड T1 जब डैमेज होगा तो क्या क्या हो जाएगा, क्लॉ हैंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीडियन नर्व अल्नर नर्व डैमेज हो गई थी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, टोसिस, मायोसिस, एनाहाइड्रोसिस, एनाप्थेलमोस एंड द लॉस ऑफ द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाएगा। वेजोमोटर चेंजेस, वेजोमोटर चेंजेस क्यों होगा, क्योंकि देयर इज अ डैमेज ऑफ द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होता था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता था, तो अगर डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। एंड देयर इज अ ट्रॉपिकल चेंजेस, उसमें क्या होगा, ड्राई स्किन, स्केली स्किन, नेल क्रैक्स एंड द एट्रोफी ऑफ द प्लम्प ऑफ द फिंगर, ठीक है। बस इतना ही है क्लम्स की पैल्सिस में। चलो बाय बाय।